May I come in, sir? Yes, come in. Yes. अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताए बिना अपना परिचय दें। सर मैंने 2002 में हाई स्कूल, 2004 में इंटरमीडिएट, 2007 में दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य से बीए किया है। 2016 में मैंने एलएलबी की परीक्षा पास की है। इस समय सर मैं एक कंटेंट राइटर के तौर पे कोचिंग संस्थान के लिए काम करता हूँ और मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र मेरा ऑप्शनल विषय था। बड़ा लंबा गैप दिख रहा है आपका जी। ये 2016 2023, जी तो ये गैप में सर कुछ पारिवारिक कारणों से मेरी पढ़ाई बीच में बाधित हो गई थी ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके बाद मैंने एलएलबी के दौरान फिर से शुरू किया था। आपने ग्रेजुएशन में फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश जी। लिया हुआ था। रूसो का समझौता सिद्धांत क्या है? रूसो सर सामाजिक कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते के द्वारा होती है, जिसमें लोग मतलब ये कहते हैं राजा को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अधिकार सौंपते हैं और यहीं से राज्य की उत्पत्ति होती है। फ्रांस की क्रांति में रूसो का क्या योगदान है? फ्रांस की क्रांति में सर स्पष्ट रूप से रूसो का योगदान तो नहीं है, लेकिन रूसो के विचारों से वहाँ के जो क्रांतिकारी थे ये प्रभावित हुए थे। क्या मोटो था उस रिवॉल्यूशन का? उसमें सर राजतंत्र था। राजतंत्र के खिलाफ लोग मतलब अपने अधिकारों के लिए चाहते थे कि कुछ अधिकार उन्हें मिले, तो इसमें रूसो का योगदान था। नहीं, आपके उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। कैसे संतुष्ट करेंगे? तो रूसो के सर वो एक तरह से जो मतलब लोकतंत्र के एक विचारक थे, तो फ्रांस की क्रांति मूलतः जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ी जा रही थी। जिस समय लुई 16वां का राज था वहाँ काफ़ी मतलब वो राजतंत्र काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ पर एक तरह से स्वेच्छाचारी राजा होते थे। लुई 16वां का आपने नाम लिया है, लुई 16वां का अंत कैसे हुआ था? लुई 16वां का सर अंत जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसको लोगों ने फांसी पे चढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनता ने जब विद्रोह कर दिया था तो लुई 16वां एक स्वेच्छाचारी था, वो अपने इच्छानुसार कार्य करता था, तो लोगों ने उसे फांसी पे चढ़ा दिया था। हमने तो पढ़ा है कि फ्रांस के लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर इतने जागरूक थे कि लुई 16वां ने मौलिक अधिकार का हनन किया, इसलिए फांसी पे चढ़ा दिया गया। आप क्या मानते हैं? जी सर, मुझे यही लगता है। यही बात है जी। अच्छा, कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम सर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और वो लोग किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो न्यायाधीश नियुक्त हो जाता आजकल है। बड़ा चर्चा का विषय है कि कोलेजियम सिस्टम में जज की नियुक्ति जज के द्वारा ही की जाएगी। जी। यह कितना औचित्यपूर्ण है या इसमें कुछ बदलाव आपको लगता है कि होना चाहिए? सर बदलाव के लिए मुझे लगता है कि बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये राजनीतिक सत्ता जजों की नियुक्ति करेगी तो उससे हो सकता है कि एक तरह से राजनीतिकरण हो जाए इसका। संविधान में कोई ऐसा प्रावधान भी है जिसकी वजह से इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या है? संविधान में सर एक प्रावधान है कि सलाहकारी शक्ति है मुख्य न्यायाधीश के पास, तो जिसमें राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उनसे सलाह करता है। नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है और इसका इफेक्ट क्या होगा यदि कोलेजियम सिस्टम में परिवर्तन किया जाता है तो? इसमें सर कहाँ से लिया हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका? जी, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से मतलब ये हमारे संविधान में लिया गया है, जिसके अनुसार कि मतलब न्यायपालिका के ऊपर कोई हस्तक्षेप ना रहे, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार भी है ये। विधायिका और न्यायपालिका में पृथक्करण की बात कहाँ पर कही गई है? ये अनुच्छेद 50 में है सर। श्योर है? जी। अच्छा जी ठीक सर। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि इंग्लिश आपका रेगुलर सब्जेक्ट रहा है आपकी ग्रेजुएशन तक। जी। तो मैं कुछ क्वेश्चन जानना चाहूँगा आपसे। आपने वॉल और कांस्टेंट एक कैटेगरी सुनी होगी लेटर्स की, जिसे हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं। जी। क्या आपने अर्ध स्वर जैसा कुछ सुना है? सेमी वॉल्स?
नहीं सर, ये जानकारी हम नहीं अक्सर गुड बाय बोलते हैं जब कभी अलविदा कहते हैं है। जी, तो गुड बाय का क्या मीनिंग समझते हैं आप? गुड बाय का सर अर्थ यही है कि जब कोई मतलब किसी से विदा लेता है तो उसके वो बोला जाता है। नहीं बोला जाता, ठीक है बात अपनी। जी। हम बाय भी बोल सकते हैं जी या सी यू भी बोलते हैं, सी यू लेटर भी बोलते हैं। जी। गुड बाय, इस फ्रेज, इस वाक्यांश का आप क्या अर्थ निकालते हैं, या क्या आप इसकी उत्पत्ति जानते हैं कैसे हुई, क्या नहीं, समझ आप? नहीं सर, सॉरी। कोई इशू नहीं। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप यूपी के लिए अपनी यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, कि आपको आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है इंटर स्टेट डेवलपमेंट और एक होता है इंट्रा स्टेट। जी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, जी है ना? जी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंट्रा स्टेट डेवलपमेंट है? मतलब ये ईस्टर्न यूपी जी और उधर वेस्टर्न में जी। क्या आपको कुछ विषमताएं नजर आती हैं? जी सर, काफ़ी विषमताएं हैं क्या है और आप कैसे दूर कर सकते हैं? कि वेस्टर्न यूपी सर एनसीआर के निकट होने के कारण वहाँ पर उद्योग धंधे काफ़ी विकसित हैं, और जैसे कुछ क्षेत्र जो हैं, पूर्वांचल का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर अभी औद्योगिक विकास काफ़ी पिछड़े स्थिति में है। तो यूपी में सर इंट्रा स्टेट डेवलपमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि हुआ है। अब आप मतलब क्या स्टेप्स लेना चाहेंगे, क्या मेजर्स लेना चाहेंगे जिससे कि ये थोड़ी सी इक्वालिटी आ जाए? जी सर, इसके लिए तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए और नई इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए। कुछ नई इंडस्ट्रीज का आप नेम दे सकते हैं, किस तरह की? जैसे सर यहाँ पर काफ़ी बेरोजगारी है, लोग ज़्यादा हैं, तो इस स्थिति में सर कुटीर उद्योग जो हैं, गांव पे आधारित, कृषि पे आधारित उद्योग हैं, हाँ। इनको विकास किया जाना चाहिए, इनको अच्छा, बढ़ावा देना चाहिए। क्या हम ऐसी कंपनीज को अल्योर करें, उन्हें प्रलोभन दें जो जहां हमें इंपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता हो? क्या ये करना ठीक रहेगा हमारे लिए? जी सर, कि जैसे अब कुछ उद्योग हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है, तो इसको एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि इससे मतलब जो फॉरेन वो मनी है वो देश में आ सके। जी। अच्छा बताएं, आपको ये सूचना मिलती है कि कहीं पर रिलीजन फैनेटिसिज्म, जिसे बोलते हैं धार्मिक उन्माद होने की आशंकाएं आपको लग रही हैं, जी यानी कहीं धार्मिक जो है दंगा भड़क सकता है, जी। आप उसमें क्या कदम लेंगे, क्या स्टेप्स आप लेंगे जिससे कि वो जो है स्थिति वहाँ सामान्य बनी रहे? सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी दंगे में कुछ अराजक तत्व होते हैं, तो सबसे पहले मैं उन तत्वों की पहचान करूंगा और उन्हें ये कड़ी चेतावनी दूंगा कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद जो उस दोनों भी उस भीड़ में जो भी उस समुदाय के बुद्धिजीवी लोग होंगे, उनसे मैं संपर्क करूंगा और उनके जरिए मैं लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि अपने हाथ में कानून को ना लें। और उसके बाद भी स्थिति नहीं संभलती है तो मैं पुलिस प्रशासन और भी जो उपाय हैं उनका प्रयोग करना चाहूँगा। अच्छा, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं सर। लेटर्स कितने होते हैं? अक्षर कितने होते हैं? 26 ही है सर। और अल्फ़ाबेट दोनों एक ही हैं? सर, इस बारे में जानकारी नहीं कोई है नहीं, सर। कोई नहीं, ठीक है। तो आप ये मुझे और बता दें कि अगर ये जो धारा 144 है, जी। इसे कौन लागू कर सकता है, कौन से व्यक्ति कौन कौन है जो कर सकते हैं इसे? ये जो सीआरपीसी की धारा 144 है सर, इसमें कहा गया है कि इसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सीधा जानना चाहता हूँ कौन लागू कर सकता ये सर जिलाधिकारी, है? उप जिलाधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको वो मतलब वो प्राधिकार देती है राज्य सरकार। जी ठीक है। जी आप किसी को लाइफ में अपना रोल मॉडल मानते हैं कि मैं इनकी तरह बनना चाहूँगा? और जी सर, हाँ, स्वामी विवेकानंद सर मेरे रोल मॉडल हैं। जी। क्या क्वालिटीज़ आपको उनकी अच्छी लगती हैं और आपको इंस्पायर करती हैं? उनके अंदर सर सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि वो धार्मिक सद्भाव की बात करते हैं। जैसे शिकागो में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि दुनिया के सारे धर्म, जैसे दुनिया की सारी नदियाँ अलग अलग मार्गों से निकल के एक ही समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह सारे धर्म अलग अलग मार्ग बताते हुए एक ही ईश्वर तक पहुँचते हैं। अच्छा, जी। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम सभी को है। जी। क्या आपको ऐसा कोई हाल फिलहाल रिसेंट एग्जाम्पल मिला है उत्तर प्रदेश में या भारत में ले लें, जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि इस अधिकार का हनन हो रहा है? कोई एग्जाम्पल के साथ कोट कर सकते हैं कोई विचारों की अभिव्यक्ति जो आपको दी गई स्वतंत्रता, जो आपको लग रहा हो ऐसा कुछ? अभी हाल फिलहाल में सर जो मीडिया के ऊपर जो रिपोर्टिंग आती है उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, जो मतलब एक तरह से सही आलोचना होती है, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो जाती है, तो वो मुझे लगता है कि 91 का उल्लंघन है।
डीएम और डीसी में क्या डिफरेंस समझते हैं आप? डीसी सर रेवेन्यू, मतलब जब मजिस्ट्रियल पावर मिल जाती है ठीक है। तो वो डीएम कहलाएगा। हाँ। और वो जब रेवेन्यू से जुड़ा हुआ काम जैसे वादों का निपटारा, भूमि का हाँ। खसरा खतौनी ये सब तैयार करवाना, तब वो कहलाएगा मतलब डीसी। ओके। आपने अभी सेक्शन 144 सीआरपीसी की बात की, जी। इसका ड्यूरेशन क्या है एक बार में? एक बार में मैम Maximum? ये 6 मंथ या 2 मंथ है, सॉरी मैम 2 मंथ। तो 6 मंथ के लिए भी किया जा सकता है? जी, ऐसी जरूरी हो। कौन कर सकता है? ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है उसी के हाथ में पावर है। तो 6 मंथ की पावर भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नहीं पास सर, है? ये राज्य सरकार मतलब इस तरह जरूरी समझेगी तो वो उसे कर सकती है। कर सकती है। एक प्रॉब्लम सुनिएगा, एक विलेज है जी और वहाँ पे नकली शराब बन रही है, जी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसको लिया और वो बीमार हो गए काफ़ी बुरी तरीके से, जी और कुछ बेहोश हैं। अब उनकी फैमिली के मेंबर्स जाते हैं, बहुत परेशान हैं, वो क्या करें? उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और किस अथॉरिटी को इस पर पार है? इसमें मैं ये जिलाधिकारी चाहे उप जिलाधिकारी है उसी के हाथ में पावर है कि जो भी मतलब किसी के लोक स्वास्थ्य पे कोई समस्या आ रही है तो उस पर वो कार्रवाई करे। किसी सेक्शन के तहत आप इसे बता सकते हैं? सॉरी मैम, सेक्शन याद सेक्शन 133 सीआरपीसी याद आ रहा है आपको पब्लिक न्यूसेंस के लिए? जी। अच्छा, अपील, रेफरेंस, रिविजन, तीनों को मुझे बताएं। अपील, रेफरेंस, रिविजन, अपील अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। अपील मैम जब किसी निर्णय के खिलाफ हायर कोर्ट में उसके खिलाफ मतलब रिव्यू के लिए वो अपील की जाती है। रिव्यू और- के लिए किया जाता है कि एडजुडिकेशन के हाँ, लिए? मतलब जब कोई किसी डिसीजन से किसी कोर्ट के वो सेटिस्फाई ना हो तो वो अपील करता है उससे हायर कोर्ट में। ओके। जी। रेफरेंस, रेफरेंस के बारे में मैम जानकारी। निर्देश बताएंगे? निर्देश मैम जानकारी। निर्देश किसको किया जाता है? सॉरी मैम, जानकारी। रिविजन, रिवीजन, पुनरीक्षण। जी, रिवीजन किसी मतलब निर्णय चाहे डिसीजन को जब उसको फिर से दोबारा देखा जाता है, रिचेक किया जाए तो वो रिवीजन हो गया। और रिव्यू? रिव्यू भी सेम चीज़ लग रही है। अच्छा, सीआरपीसी में क्या ये तीनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता? सीआरपीसी में मैम जानकारी नहीं है मैम। ठीक है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपने सुनी होगी, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, जी, कहाँ सुना है? सॉरी मैम, जानकारी नहीं। आपको मालूम है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का जी अधिकार, जी बताएंगे इसके बारे में? जी बताइए। कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 2 जगहों पे मिलता है। या तो यदि किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल कोई अटैक करता है तो वहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ये अधिकार है कि वह आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये आर्टिकल धारा 100 में है। और धारा 103 में है सर मैम की जो संपत्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग किया जा सकता अच्छा, मुझे ये बताइए, केवल अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी के लिए ही ये राइट्स हैं या अदर के लिए भी हैं? अदर बॉडी, अदर प्रॉपर्टी? है। ये अदर के लिए भी है मैम, लेकिन डिटेल जानकारी नहीं आपने है। सेक्शन 100 एंड 103 की बात की। जी इसमें तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए डेथ कॉज तक की जा सकती है। जी जी लेकिन बाकी भी सेक्शन है जिनमें अदर हार्म्स भी किए जा सकते हैं, जी। अदर, लेकिन डेथ नहीं की जा सकती। जी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, रेप की डेफिनेशन बता दें और किस सेक्शन में है? रेप की डेफिनेशन मैम और अगर एग्जैक्टली डेफिनेशन ना बता पाए तो अपने शब्दों में बताएं। मे बी 375 में है और इसकी सज़ा 376 में है। और डेफिनेशन में है मैम कि जब किसी भी स्त्री के मतलब बॉडी में किसी तरह का पेनिट्रेशन होता है तो उसे रेप कहा जाता है। क्या पति भी पत्नी का रेप कर सकता है? जी मैम, इसके संदर्भ में है कि यदि पत्नी नाबालिग है यानी 15 साल से कम की एज है उसकी। 15 है या अभी कोई नया जजमेंट है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जी। कुछ एज में चेंजेस हुए हैं? ये मैम जानकारी नहीं है, लेकिन आईपीसी मैंने पढ़ा था कि 15 साल से कम की पत्नी के साथ
भी वो रेप ही माना जाएगा। अच्छा, और जुडिशियल सेपरेशन में रह रही हो तो? फिर भी माना जाएगा मैम, सेपरेशन में रह रही हो तो फिर भी। ओके सर। बौद्ध और जैन दर्शन जी के जो मूल तत्व है, उनमें से वर्तमान प्रशासन में आप उनमें से एक एक किसको देखते हैं? बौद्ध दर्शन में का जो मध्यम मार्ग है वो वर्तमान प्रशासन में बहुत यूजफुल है। और जैन धर्म का स्यादवाद, कि मतलब हम कभी भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं, हमारा सत्य एक विशेष दृष्टिकोण चाहे अप्रोच पे ही निर्भर करता है। तो प्रशासन में इसका यूज़ सर काफ़ी है। और मध्यम मार्ग है कि हमें दो एक्सट्रीम मार्ग के बीच से जो बीच का रास्ता है उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, देखा गया कि बौद्ध धर्म के मुकाबले जैन धर्म उतना प्रसार नहीं ले पाया। जी, इसके पीछे वजह क्या रही? इसके पीछे बौद्ध धर्म को काफ़ी राजाओं ने संरक्षण दिया, एक रीज़न ये है। दूसरा कि जैन धर्म थोड़ा एक्सट्रीम है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहिंसा की बात की जा रही है। तो जो कृषक समुदाय था वो खेती करना बिना हिंसा के, वो जीव जंतु कुछ ना कुछ तो उससे हत्या हो ही जाती थी। तो इसलिए सर ये पॉपुलर नहीं हो पाया भारत में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने की वजह से। अच्छा, अभी हमारा जो बजट पेश हुआ जी उसमें कहा गया कि ये अमृतकाल के लिए 3 विजन उसमें डिसाइड किए गए। जी, वह क्या है 3 विजन? सॉरी सर, जानकारी सप्तऋषियों की चर्चा की गई। जी, क्या है सप्तऋषि? सप्तऋषि सर, ये हमारे बजट में 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, युवा शक्ति, हरित विकास, समावेशी विकास। तो इन्हीं पे फोकस करने के लिए ये अवधारणा लाई गई है। बजट में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है, पैसे को अभी आवंटित किया गया है। जी, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन सर, वर्तमान जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को देखते हुए ये लगता है कि एनर्जी का कोई वो ऐसा उपाय सोचा जाए जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो हाइड्रोजन एक एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे मतलब एग्जिट के रूप में पानी, जल निकलता है। तो इसी से संबंधित नीति बनाई गई है। दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जी ने सर एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, जो वो व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति समाज से, समाज राष्ट्र से, राष्ट्र राज्य से, राज्य ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और ये सारी सत्ताएं एक दूसरे से संबंधित हैं और किसी का भी एक रूप में विकास नहीं हो सकता। ये विकास सबका पूर्ण रूप से होगा, एक दूसरे से साथ जुड़ के ही होगा। तो वो व्यक्ति से स्तर से ब्रह्मांड के स्तर तक की एक रूपता की बात करते ये हैं। अंत्योदय से और दीनदयाल उपाध्याय जी से क्या कुछ संबंध है? जी, क्या? तो अंत्योदय सर की जो समाज के सबसे लास्ट वर्ग में स्थित है उसके विकास की बात की जाती है और दीनदयाल उपाध्याय जी का भी दर्शन एक तरह से समाज में सबके विकास पे वो आधारित है। अच्छा अच्छा। अभी देख रहे हैं कि अगर आपसे मैं प्रश्न करूं कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था जी उससे हम गांधी को हटा दें जी तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का परिदृश्य क्या होता? एक काल्पनिक प्रश्न है कि मान लीजिए पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ना होते तो पूरे आंदोलन का परिदृश्य क्या होता? सर, गांधी जी को हटा के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई की तो कोई मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसके बाद क्या होता? हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल असर हो सकता था, ये भी हो सकता था कि भारत कभी आज़ाद ही ना होता, क्योंकि जो भी जनता को जागरूक करना, राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रसार करना, उसमें गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा था। नहीं तो भारत में जो भी आम जनता थी वो कभी भी मतलब स्वतंत्रता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई ना लड़ पाती। अभी हाल में एक करंट में न्यूज रहा कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले एक नेता जी, जो पूर्व मंत्री भी थे उनको किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उत्तर प्रदेश के किस स्थान से उनका संबंध है? सर उत्तर प्रदेश की 5 योजनाएं बता दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की। जी, उत्तर प्रदेश की एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है और स्वामी विवेकानंद टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना, और इसके बाद मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना है और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। और अभी के बजट में एक है कि जो श्रमिक हैं, श्रमिकों की मृत्यु और विकलांगता
से संबंधित एक योजना लाई गई एक है। लास्ट प्रश्न हमारा बताइएगा कि जातीय जनगणना जी के बारे में आपका क्या पक्ष है? सर, आज जो भी योजनाएं चलाई जाती है उसके लिए सही मतलब जो डेमोग्राफिक आंकड़े हैं वो सामने आने चाहिए। तो इसके संदर्भ में मेरा विचार है सर कि जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो कहा जा रहा कि जाति लिखना बंद करिए, जाति भेदभाव मिटा दीजिए, जी अंतरजातीय विवाह करिए, जी। और दूसरी तरफ जातीय जनगणना, कितना न्यायसंगत है? जातिगत जनगणना से सर सही आंकड़े सामने आ जाएंगे, तो जिससे जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सही तरीके से हो सकेगी। ओके सर। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य? एक सर, जो हमारे जनगणना में 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या को जब बताया जाता है तो वही लिंगानुपात है, जो भारत में इसमें 943 है। उत्तर प्रदेश में 912 है सर। किस क्रम पे आएगा भारत के राज्यों में? एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है सर, लेकिन काफ़ी पीछे है उत्तर प्रदेश। आप एसडीएम हैं जी और आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में भ्रूण हत्या की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही, जी। आप अपने बेसिस पे उसे कैसे नियंत्रित करेंगे? भ्रूण हत्या सर हमारे उसके संदर्भ में एक कानून बनाया गया है जिसे एक अपराध है। तो सबसे पहले तो मैं अपने कानून तो नहीं रोक पा रहा है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये देखूंगा कि कौन से जो संस्थाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, इस तरह के चीज़ें मतलब कर रहे हैं। उसके बाद लोगों के मैं पहले तो इस पे कड़ाई करूंगा, नियंत्रण करूंगा कि कहीं भी भ्रूण हत्या मतलब जो भ्रूण जांच है वो ना हो पाए और कोई भी डॉक्टर इसे अंजाम ना दे। और क्या समाज की सोच बदले बिना आप कानून बना करके ऐसा कर सकते हैं? तो सर इसके बाद वो जागरूकता लाने का भी मैं प्रयास करूंगा। जो भी बच्चियों से संबंधित नीतियां उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार चला रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर करूंगा। इसके लिए जो छोटे मोटे कार्यक्रम हैं, नुक्कड़ नाटक, ये सब प्रदर्शनी वगैरह से, इससे मैं समाज में अवेयरनेस लाने के प्रयास प्राचीन करूंगा। काल से परंपरा चली आ रही है जी कि पुत्र का जन्म आवश्यक है। जी पुत्र के जन्म आवश्यक होने के 3 फैक्टर बताएं आप। सर, इसके पीछे हमारी जो सामाजिक सोच है, प्रतिसत्तात्मक सोच, उससे ये जुड़ी हुई चीज़ है। ये माना जाता है कि जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक मतलब वो बुढ़ापे में देखभाल करने वाला कोई ना तो हो। पुत्री भी कर सकती है। तो वो जो हमारी सोच है सर, उसके पीछे ये मैं बता रहा हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि जब अंत्येष्टि क्रिया होती है उसमें भी ये कहा गया है कि पुत्र जो है मुखाग्नि देंगे तभी मतलब आगे जो वो पूर्ण होगी। और एक रीज़न सर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दहेज प्रथा वगैरह भी ज़्यादा वो देने का है कि पुत्रियों के जन्म के बाद लोगों को लगता है कि इसकी विवाह शादी का भी किसी खर्च आएगा। परंपरा को समाप्त करने के लिए या कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है। जी कानून बना हुआ है, सजा का भी प्रावधान है, जी। फिर भी ये हो रहा है। तो क्या आप इसका समापन समझ में आ रहा है कि इसका ये कम हो सकता है या ये बना रहेगा कानून बना? सर, जब तक समाज की सोच नहीं बदली जाएगी तब तक सर कानून बनाने से, चाहे उसे वो किसी दूसरे उपाय से, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए सर व्यापक पैमाने पे समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है। मतलब फिलहाल आपको इसका समाधान नहीं दिख रहा है? समाधान है सर, जैसे काफ़ी मतलब स्त्री शिक्षा आज के डेट में बढ़ रही है, महिलाएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो वो समाज की सोच में एक बदलाव आ रहा है। ओके, थैंक्स। धन्यवाद सर। एक मिनट सर। यस यस। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन रहा आपका जी। और नॉलेज का लेवल भी आपका बहुत अच्छा है, उसे व्यक्त करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप पहली बार भी आए और अभी भी आए, जी आपने बैठने के लिए इजाज़त बोर्ड ने आपको नहीं दिया जी सर, सॉरी सर। है, जी तो इस बात को खास ध्यान रखना है जी। क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है। नॉलेज जी। तो हो ही चुका है टेस्ट, जी आप पीटी और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो नॉलेज है तभी किए। जी तो यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट है, इसका मतलब कि आपके व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें हैं वही जी। बोर्ड देखना चाहता है। जी तो ये चीज़ को तो खास तौर से ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होगा कि जब आप यहाँ पे आगे खड़े होंगे तो बोर्ड नज़रअंदाज करेगा, आपको बैठने के लिए नहीं बोलेगा, जी। तभी नहीं बैठना है। इजाज़त लेना है, जी हाँ तब बैठना है।
या हो सके बोर्ड खुद ही कहे कि टेक योर सीट, जो भी उनको बोलना हो, इसको ध्यान रखना है पहली बात। दूसरी बात कि जिस प्रश्न का उत्तर बहुत कंफर्म नहीं है तो वहाँ पे सॉरी बोलना है, न कि जबरदस्ती उत्तर देने का प्रयास करना। जी क्योंकि ऑनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है जी। कि भाई आप बरगलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप बोर्ड को बरगला सकते हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी बरगला सकते हैं, जी है ना, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है। जी तो जहाँ पे जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है उसको बरगलाने का प्रयास नहीं करना, सॉरी बोलना है, बोर्ड इसको अच्छा मानता है। जी क्लियर। दूसरी बात कि कभी कभी आर्गुमेंट जो है आपका वो मतलब थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है। जैसे सबने पूछा ना गांधी जी वाला प्रश्न, जी गांधी जी नहीं होते तब भी देश आजाद होता, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देश आजाद ही नहीं होता? इसीलिए थोड़ा तो हम ज्यादा पूछ ही रहे थे। ज्यादा हो गया ना, ये पॉइंट ज्यादा हो गया। ऐसे एक एडमिनिस्ट्रेटर से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, जी है ना। तो गांधी जी नहीं होते तब भी देश आजाद होता, गांधी जी थे तब भी देश आजाद हुआ, स्वरूप अलग हो सकता था आंदोलन ये का। सर कह सकते थे कि हाँ। कुछ डिले हो जाता। हाँ, डिले हो सकता था या तरीका हमारा अलग हो स्वरूप सकता क्या था। गांधी जी का योगदान सामाजिकरण में और सभी भेद मिटाने में, हाँ। इसमें भी बहुत ज्यादा रहा है। जी। उसमें समस्या ज्यादा आती है। जी इस चीज को ध्यान में रखना ना, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, जी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है और इसको लेके चलना है। और बीच का एक अधिकारी के पास होना चाहिए व्यू, बीच का रास्ता अपना। जी और यदि कभी भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है या कोई न्यायपालिका का कोई वाद है, उसके अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है, जी ये ध्यान रखना है। यदि बोर्ड कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है, जी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो वहाँ पे अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी बहुत अच्छा रहा आपका पूरा सिस्टम और बहुत अच्छा नंबर हम लोगों ने भी दिया और आपको मिलेगा, बोर्ड में भी मिलेगा। कितना है सर नंबर? 70। वो बाद में हाँ ठीक है। जाते समय आपने एक लंबी सी सांस छोड़ी थी, इन हाँ। सब पे कंट्रोल रखें, ये बॉडी लैंग्वेजेस हाँ, में आ जाएंगी। हाँ। जी नेगेटिव है कि आप यू वर गेटिंग बोर्ड इन द क्लास एंड जाते समय यू वर ग्लैड टू सी द बैक ऑफ अस। जी आप खुश तब थे जब हमें छोड़ के जा रहे थे। हाँ। तो आप समझ रहे हैं, ये एक नेगेटिव है, इंप्रेशन गलत पड़ेगा। हाँ जी। दूसरी बात, एक तो सर ने बताया, अब लास्ट में सर का जो क्वेश्चन चल रहा था, आप थोड़े आर्गुमेंटेटिव हो गए थे, तार्किक हो गए थे, मतलब कि सर की बात को काट के तुरंत अब आंसर दे दूं। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा ये कि जिस पैनलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा है, आप उनसे तो आई कांटेक्ट रखते ही हैं। दूसरा, रेस्ट ऑफ अस जो है ना, उनसे भी जी। बीच बीच में आप करेंगे। ये भी सर जी, करना दूसरी है। बात करना है बीच बीच जी। में, बीच बीच में। एक और चीज, जैसे ही आप अंदर आए, आपने सबको नमस्ते और गुड मॉर्निंग किया, मैम को बाद में किया। मेक श्योर कि अगर मैम को कोई मैं पहले नजर मेरी नहीं पड़ी ना, थी, कोई जब बात पड़ी नहीं। तो मैं देख नहीं, we लिया, are sitting here to मैं give the सीधे feedback. देख रहा था। वो फीडबैक है। जी। तो इफ यू फाइंड अ लेडी जी। सिटिंग इन द पैनल, तो शी इज टू बी ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड वेरी फर्स्ट। जी द वेरी फर्स्ट थिंग, ये पहले आप करेंगे और उसके बाद जी। दूसरे को करेंगे। बाकी ओवरऑल यू रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल, अप टू द मार्क। क्या नाम है आपका? सिलेक्शन, अंबुज मिश्रा सर। हाँ, अच्छा, अच्छा। आपके सिलेक्शन और होने की जातीय काफी जनगणना चांसेस में भी बीच का आंसर दीजिए। बीच का आंसर। और कंफर्म हो ये जी। तभी बोलिए, अदरवाइज आप ये कह सकते अभी हैं निर्णय कि नहीं सॉरी हुआ है ना सर, उसको। मैं कंफर्म नहीं हूँ, कोशिश कर सकता हाँ हूँ। जी। इस अगर तरह से, जैसे- इस तरह के जी। शब्दों का प्रयोग करना। जी और एकदम ही नहीं आता तो बोल दें सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर कि पा रहा। जाति जनगणना का क्वेश्चन आ सकता है, पूछा अभी जा जातिगत जनगणना पूछा भी जा रहा है। जी, पूछा अभी भी उसमें जा निर्णय तो हुआ नहीं है, जी तो आप बीच का ही आंसर दीजिए। बीच का आंसर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। कि एक तरफ जाति को समाप्त करने की बात हो रही है, जी। इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज की बात हो रही जी। है, और यदि जाति जनगणना होगी तो फिर जाति समाप्त कैसे होगी? जी इस तरह का लॉजिक आप दे सकते हैं अपने तरफ से। हाँ, बीच जब का निर्णय रास्ता। हो जाएगा तो जो निर्णय होगा हाँ, उसके पक्ष फिर में उसके पक्ष जाएंगे। में, फिर उसके- डिप्लोमेटिक आंसर हाँ, दीजिए हाँ, आप, कि आपको लगे कि आप दोनों तरफ से बैलेंस में हैं। जी ओके ओके, ठीक, ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक